हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है कक्षा 6 और कक्षा 7 एनसीईआरटी साइंस का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है सिलेबस कक्षा 6 और 7 का। अब हम कक्षा 8 पर आते हैं। तो पहला हमारा अध्याय जो है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि फसल उत्पादन में जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, मतलब जो प्रोसेस है फसल उत्पादन के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि फसल से पहले हम खेत को तैयार कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी जुताई कैसे होती, बुआई कैसे होती है, फिर उसके बाद उसको सिंचाई कैसे करते हैं, फिर कटाई क्या कब करना होता है फसल की। तो ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रीष्म काल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल। ये सभी क्या है, कृषि के कुछ छोटे उपकरण हैं जो कभी कभी काम आ जाते हैं। वैसे हल के बारे में तो सभी को पता है कि हल जोतने के काम आता है, लेकिन अब हल का उपयोग उतना नहीं होता है। ये प्राचीन समय में हल का उपयोग होता था। खुरपी ये भी मिट्टी को कुरेदने के लिए भी उपयोग होता है। दराती, बेलचा ये सभी मिट्टी खोदने के लिए उपयोग करते हैं इसको, और हल से जोतने का उपयोग किया जाता था पहले। अब आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या स्वपोषी कहते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? ये भी हमने बता दिया था। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? सभी को पता है कि ये पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। कुछ जंतु जो है दूसरे जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सीधी सी बात। आप जानते ही हैं सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए भोजन को बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या को उपलब्ध जो भोजन है वो काफ़ी कम है। इसी वजह से हमें जो है आगे भोजन को काफ़ी बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक हो जाएगा जब जनसंख्या और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। अभी कुछ प्राचीन समय में कैसे लोग कृषि पद्धतियाँ अपनाते थे इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। अगर हम 10,000 ईस्वी पूर्व के पहले की बात करें तो मनुष्य कैसे थे? घुमंतु थे। मतलब घूम घूम कर भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। अर्थात ये खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे कि आज अगर यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरे जगह होंगे। तो ये इसलिए करते थे ताकि उन्हें भोजन मिल सके, आवास मिल सके
ये घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इन्हें खाना बदोशी भी कहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे क्योंकि पहले पकाने की कोई सुविधा नहीं थी। किसी को पता नहीं था कि पका के भी खाया जाता है। पहले के लोग ऐसे ही कच्चे फल सब्जियां खा जाते थे और कच्चे मांस भी खा जाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया और कच्चे मांस खाते थे। कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, खेती करके चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करने लगे और फिर उसको पकाकर खाने लगे। तो इस प्रकार जो है कृषि का प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं कि फसल क्या होता है। अगर किसी ने पूछ लिया फसल की परिभाषा बताओ तो क्या कहोगे? कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो आप खेतों में देखते हैं गेहूं की फसल उगाई जाती है, तो क्या गेहूं के साथ धान उगाया जाता है? नहीं ना। तो एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं खेत में, तो वो स्थान क्या है? खेत है। तो बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे जहाँ उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। मतलब खेत में अगर गेहूं उगाया जा रहा है तो केवल गेहूं ही उस खेत में होना चाहिए, तभी इसको कहेंगे फसल। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल। तो ये भी क्या, इसका भी उत्पादन होता है। सब्जियों का, फलों का, इनकी भी खेती होती है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। अब भारत क्या है? एक विशाल देश है। कहीं पर ताप अधिक तो कहीं पर कम, कहीं पर आर्द्रता अधिक तो कहीं कम आर्द्रता, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। तो ये सभी जलवायु परिस्थितियाँ जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। अगर हम भारत की बात करें, वैसे विश्व में भी किसी भी जगह की बात करें तो उसमें जो ताप, आर्द्रता और वर्षा की ये जलवायु परिस्थितियाँ जो होती हैं हर जगह भिन्न भिन्न होती हैं और उसी के आधार पर फसलों के भी उगाया जाता है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के जो है फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं, सभी को पता है, खरीफ फसल और रबी फसल। ये मुख्य जो है फसलों का वर्गीकरण है दो वर्गों में। और तीसरा जिसको जायद बोलते हैं, सीरियल से अगर बोले तो रबी, खरीफ, जायद। यहाँ पर पहले दिया है खरीफ फसल। अगर खरीफ दिया तो खरीफ की बात कर लेते हैं कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु कब आती है? तो सभी को पता है वर्षा ऋतु जो है वो लगभग जून के महीने से शुरुआत होती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मान सकते हैं। तो ये खरीफ फसल इसमें उगाए जाते हैं। इन्हीं वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उसी को कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर, यहाँ पर दिया भी है, इसको नोट कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं तो जून से सितंबर वर्षा ऋतु में। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर उदाहरण पूछे तो कौन कौन से खरीफ फसलें होती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। इतने जो हैं वो खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है कि खरीफ की फसलें जो हैं कब उगाई जाते हैं? वर्षा ऋतु में। अगर माह पूछे तो जून से सितंबर के बीच। और उदाहरण पूछे तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या हैं? खरीफ फसलें होती हैं। और दूसरी जो है हमारा फसल है रबी फसलें। रबी ये में उगाई जाती हैं अक्टूबर मार्च।
तो अक्टूबर से लगभग शीत ऋतु की शुरुआत होती है और मार्च में लगभग ख़त्म हो जाती है। तो अक्टूबर से मार्च तक जो है शीत ऋतु होता है। इसी शीत ऋतु में जो है रबी फसलें उगाई जाती हैं। अब उदाहरण की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके अलावा जो है जायद फसलें भी होती हैं जिसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू यही सब जो है उगाए जाते हैं। और सब्जियां जो होती हैं वो जायद में ही उगाई जाती हैं, जितनी भी सब्जियां। और उसका समय क्या होता है, अब उसके समय की बात करें तो ये मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून ये 2-3 महीने के अंदर जो है उगाए जाते हैं जायद की फसलें। तो इसको भी याद रखिएगा। आधिकारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? क्योंकि धान को जो है उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब ताप अधिक होना चाहिए धान की खेती के लिए, और पानी भी अधिक होना चाहिए। पानी की आवश्यकता धान को सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता है। धान को कब उगाया जाता है? बहुत अधिक पानी की आवश्यकता जब होती है, मतलब कि धान को उगाने के लिए, धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो आपने देखा होगा इस टाइम जब वर्षा ऋतु चल रहा है, जब शुरुआत थी वर्षा ऋतु की, तभी लोग धान बोना शुरू कर दिए थे, सभी लोग देखे होंगे। तो क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसके उत्पादन के लिए। तो किसान फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ होती हैं। मतलब कृषि पद्धतियों का मतलब हो गया कि कृषि के दौरान आप क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, मतलब उसका प्रोसेस क्या है किसी फसल को उगाने का, वही होता होता है कृषि पद्धतियाँ। तो क्या क्या होता है ये सभी जानते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है, सभी जानते हैं कि पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। क्या? मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी तैयार करना, फिर उसकी बुआई करना बीजों की, फिर उसके बाद खाद और उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर उसमें जो खरपतवार उगाते हैं बिना मतलब के उसकी उसको निकालना, उससे सुरक्षा करना, क्योंकि वो क्या करते हैं उपजाऊ शक्ति नष्ट कर देते हैं मिट्टी की, मतलब उपजाऊ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसी वजह से खरपतवार को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो पानी को क्या करते हैं अवशोषण कर लेते हैं उसका, और उन्हें भी जो खनिज पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस वजह से खरपतवार को निकाल दिया जाता है खेतों से। जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है, फिर कटाई के बाद उसको शीत गृहों में भंडारण के लिए दे दिया जाता है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? मिट्टी तैयार करना। इसमें देखते हैं क्या क्या कैसे किया जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मिट्टी तैयार करने में क्या क्या चीज़ होता है? मिट्टी को पलटना होता है और पोला तैयार करना, मतलब भुरभुरा बनाना होता है मिट्टी को। ये कृषि का पहला महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। तो मिट्टी जब भुरभुरा हो जाएगा तो जड़ें क्या होंगी? आसानी से गहराई में जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो अगर मिट्टी पोली होगी तो वो आसानी से श्वसन कर सकते हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती हैं? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। तो पोली मिट्टी मिट्टी में जो रहने वाले केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि करने में सहायता करती हैं। पोली मिट्टी, यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। सभी को पता है केंचुआ सांप भी बोला जाता है, किसानों को मित्र है। पर्यावरण में आप पढ़े होंगे ईवीएस में। क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। तो केंचुआ क्या करता है?
मिट्टी को पलटकर उसे और पोला बनाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके द्वारा अवघटित होते हैं। किसके द्वारा? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मृत पौधों और जंतु को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, तो मृत जीवों में जो पोषक होते हैं, पौधों में, मृत पौधों में जो पोषक होते हैं, जब ये अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनका जो पोषक होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। और यही पोषक फिर क्या करते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या है, वो प्रकृति के, मतलब इनको अपघटक बोला जाता है, सूक्ष्म जीवों को। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मृत पौधे होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनको अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो मृत पौधों में और जंतुओं में जो पोषक तत्व पहले से मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और इन्हीं से फिर से पौधे क्या करते हैं, उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इसी वजह से जो है मिट्टी को पोला किया जाता है, पलटा जाता है। क्योंकि जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है, उसी से पौधे की वृद्धि जो है में सहायक होती है। कहने का मतलब उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से पौधे वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए इसे उलटना पलटना और पोला करना आवश्यक होता है, जिससे पोषक पदार्थ क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था मिट्टी तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है कि क्यों ज़रूरी है। तो सभी जान गए होंगे कि मिट्टी को पहले तैयार करना होता है फसल को उगाने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो यही मिट्टी को तैयार करने का मतलब उसकी जुताई करना होता है। तो मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ये याद रखिए। इसे हल चलाकर कर सकते हैं, पहले तो हल चलाकर ही किया जाता था। हल कैसा होता है, लकड़ी एवं लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है तो उसमें पहले पानी दिया जाता है ताकि थोड़ा नम हो जाए मिट्टी। तो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। कभी कभी जो बेलचा होता है उसको लेकर भी मिट्टी को फोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। तो बुआई आसानी से होगा जब खेत को समतल बनाया जाएगा। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल से क्या किया, समतल बनाया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। जुताई से पहले खाद दी जाती है, उसके बाद उसको उलटना पलटना होता है। इससे क्या होता है, जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। इसी वजह से कभी कभी जुताई से पहले खाद दे दिया जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो फसल बोने से पहले खेत में पानी देना चाहिए।
अब आते हैं कृषि औजार, क्योंकि जुताई के लिए बहुत सारी कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। कुछ पुराने पद्धति की उपकरण हैं, कृषि औजार हैं, कुछ नए उपकरण हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। एक तो आप हल सुने होंगे, कुदाली भी सुने होंगे, फिर कल्टीवेटर, ये जो है इनका उपयोग किया जाता है जुताई में। हल, कुदाली और कल्टीवेटर, तो जुताई में उपयोग किए जाने वाले ये प्रमुख औजार हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो हल आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार जो है हल बनाया गया है। यहाँ पर नुकीला भाग होता है और यहाँ पर एक लकड़ी होती है, उससे जुड़ी होती है। तो ये जो होता है ये लोहे का होता है और ये लकड़ी का होता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इससे जुड़ा हुआ है और ये दोनों बैलों की गर्दन पर रखा होता है। और फिर ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर किसान जो है खड़ा होता है इस पे, ताकि ये मिट्टी में दबी रहे। और तो यही जो है, इसी को जो है लकड़ी से जोड़ देते हैं और फिर उसको उन बैलों के कंधों पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर कुदाली की चित्र दिया गया है यहाँ पर। तो पहले हम औजार के बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही जो है हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु हो, चाहे वो घोड़ा हो, ऊँट हो, गाय हो, उसकी सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। अभी हमने दिखाया था जो नीचे नुकीला भाग होता है, तिकोना, उसी को फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट करते हैं। तो जो नुकीली पत्ती के साथ लंबाई में जुड़ा होता है, इसी को हल शाफ्ट बोलते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। तो एक सिरे पर क्या होता है, हैंडल होता है, और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। तो एक सिरे पर जो हैंडल लगा होता है वो किसान पकड़ के चलता है उसको, और दूसरा सिरे पर एक डंडा जुड़ा होता है, जिसको बैल के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल अथवा एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब कुदाली की बात करें तो यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। एक सिरे पर क्या होती है, लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट। यहाँ चौड़ी प्लेट आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यही कुदाल का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। ये छड़ लगा हुआ है और फिर ये जोत है, जहाँ जहाँ से पकड़ते हैं।
और ये हैंडल है, ये पकड़ है। ये आधुनिक रूप का है। तो मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पशु जो है इसको खींचते हैं, तो ये मिट्टी को क्या करती है, खोदते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर किसान खड़ा होता है इसको पकड़कर, और ये आगे की तरफ खींचा जाता है बैलों के द्वारा, और ये मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खींच कुरे देते जाता है। अगला है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ट्रैक्टर में पीछे आप देखे होंगे ऐसे नुकीले भाग लगे होते हैं ट्रैक्टर में पीछे, तो उसी से क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है। इसी को कल्टीवेटर बोलते हैं। कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है आधुनिक कृषि में। तो ये जल्दी भी हो जाता है, कम टाइम है ये, इसलिए आजकल इसी से जुताई होती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है श्रम और समय दोनों की बचत होती है कल्टीवेटर के उपयोग से, इसीलिए अब इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। अब हमारा दूसरा जो चरण है वो है बुआई। जुताई तो हो गया, मिट्टी तैयार हो गया, अब बुआई करना होता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब बुआई तो ऐसे कर नहीं देंगे कि लाए बीज को और फिर सीधे डाल दिए, उसका भी चयन हम अच्छे तरीके से करते हैं ताकि फसल कैसी हो, अच्छी हो। तो स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो बीजों का चयन किया जाता है अच्छी गुणवत्ता के बीजों का। एक दिन अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो ये भी एक प्रक्रिया है कि स्वस्थ बीजों का कैसे चयन किया जाए। तो आप क्या करिए, बीज को पानी में डाल दीजिए, तो कुछ बीज क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे और कुछ भी पानी में डूब जाएंगे। तो पानी में जो डूबे हुए बीज होते हैं वो स्वस्थ बीज होते हैं, और जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो अस्वस्थ होते हैं, मतलब वो बीज सही नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है चयन कर सकते हैं बीजों का, स्वस्थ बीजों का चयन। तो ये क्रियाकलाप दिखाया गया है। अभी हमने बताया कि अच्छे और स्वस्थ बीज वाले बीज के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले हो जाते हैं और वो तैरते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो बीज डूबे हुए होते हैं पानी में वो स्वस्थ बीज होते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो बुआई के लिए जो औजार उपयोग किया जाता है यहाँ पर दिखाया गया है। पारंपरिक तरीका क्या था, कीप के माध्यम से बीज को डाला जा रहा है और फिर मिट्टी में ये गहराई तक चला जाता है। तो ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से भी बुआई की जाती है। आप देख रहे हैं इसमें फिगर से भी आप देख सकते, इसी में जो है बीज को डाला जाता है, ले जाते हैं और इसी के माध्यम से उचित दूरी पर जो है
बीज को बोया जाता है। तो ये सीड ड्रिल के द्वारा बोना कहते हैं। तो सीड ड्रिल का उपयोग भी बीजों को बोने के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है, इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है, इसीलिए इसका आजकल उपयोग ज़्यादा होता है। सीड ड्रिल के माध्यम से बीज को बोया जाता है, क्योंकि ये समान दूरी पर और गहराई पर बीज को बोता है, इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। मेरे विद्यालय के समय की एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले प्रयोगशाला में उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि किसान जो है जब धान को बोता है तो कुछ पौधे हाथ में लिए रहते हैं धान का। तो इन पौधों को पौधशाला में उगाया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो है लाकर खेतों में रोपित किया जाता है। तो इसको जानना जरूरी है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बीज जो आप बोते हैं, तो बोते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि उसको उचित दूरी बनाकर ही बोना चाहिए, जिससे पौधे घने ना हो, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो, ताकि उन्हें पानी और खनिज जो पोषक तत्व हैं वो सही तरीके से मिल सके। इससे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश भी हमने बताया, ये पोषक जल ये सब। तो इससे क्या होगा? पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषण मतलब पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब खाद और उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? खाद और उर्वरक कहते हैं। क्या करते हैं? ये मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है इन्हीं को क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक होते हैं। तो कुछ रासायनिक होते हैं, कुछ जैविक खाद होते हैं। जबकि मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में बहुत पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषण, जल ये उचित मात्रा में मिलती रहती हैं, इसलिए वो पौधे स्वस्थ होते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है? फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो ये सभी जो है इसी से प्राप्त होती है मिट्टी से। ये पोषक पौधों को क्या करते हैं? वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये जो मिट्टी से पोषक प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ, तो ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। इससे क्या होता है? इसका पोषण स्तर बना रहता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अगर हम इस प्रकार के पौधे उगाएंगे, लगातार उगाते रहेंगे, तो क्या होगा? मिट्टी में उनका पोषक तत्व धीरे धीरे कम हो जाता है मिट्टी में। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान क्या करता है? खेतों में खाद देते रहते हैं। तो यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फसलों को उगाते रहेंगे और आप खाद नहीं देंगे तो क्या होगा? पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फसल के बाद खाद देना होता है, ताकि दूसरी फसल को उगाने के लिए जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से आसानी से मिल जाएं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो पौधे कमज़ोर ना हो, इसके लिए खाद देना आवश्यक है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अवशिष्टों से प्राप्त होती है।
ये होता है खाद। तो खाद क्या होता है? एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है। वो किससे बनता है? पौधों से और जंतु अपशिष्टों से। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन क्या किससे होता है? कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप देखे होंगे गाय के गोबर, सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको खुले में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उसको अपघटित कर देते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है? खाद के रूप में बन जाता है और उसी का उपयोग लोग खेतों में खाद के रूप में उपयोग करते हैं डालने के लिए खेत में। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें एक क्रियाकलाप किया गया है कि गिलास ए बी सी लिया गया है। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर का खाद मिलाइए। बी में समान मात्रा व मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाइए। तो पहले में गोबर मिलाया गया है, दूसरे में यूरिया, तीसरे में कुछ नहीं। अब इन्हें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो आप क्या देखेंगे? आप तो आप पहले ग्लास में क्या देख रहे हैं कि जिसमें गोबर मिलाया गया था, तो उसमें किसका फसल उगाया गया है? आप देख रहे हैं ऊपर क्या दिया था? मूंग या चने। तो पहले ग्लास में हम क्या देखेंगे कि मूंग का जो पौधा है वो बहुत कम। अगर सी की अपेक्षा देखें तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन बी में सबसे ज़्यादा है। वृद्धि जो है सही तरीके से हो रही है बी में। इसमें जो है यूरिया खाद मिलाया गया था, तो इसमें जो है वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यही क्रियाकलाप इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है पौधे की वृद्धि होती है। अगर आप गोबर की खाद मिलाएंगे और यूरिया मिलाएंगे तो किस में वृद्धि ज़्यादा होगा? तो यूरिया वाले खाद में वृद्धि ज़्यादा होगी। तो क्या तीनों गिलास में पौधों की वृद्धि की गति एक समय? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि? उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से भिन्न कैसे हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, इसको याद रखिए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फास्फेट होता है, पोटास होता है, एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम में तीनों का मिक्स होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। पूछते हैं तो यूरिया में पूछा जाता है कि कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है यूरिया में? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखिए। तो ये जितने भी ये उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं का उपयोग खेतों में किया जाता है पौधों की वृद्धि। अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके मतलब एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है? कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? धीरे धीरे जल में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसी वजह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो हमें जो है जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए।
दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो है वापस आ जाए। तो इस वजह से जो है दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, लगातार नहीं बोना चाहिए। इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो खाद के उपयोग से मिट्टी की गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। क्या है? फसल चक्रण। क्या में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। तो फलीदार चारा एक ऋतु में और गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। तो उत्तर भारत में किसान इसी वजह से जो है फसलों को उगाते थे कि जो फलीदार होते थे चारा उसको एक ऋतु में और दूसरी ऋतु में गेहूं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उन्हीं को लेगुमिनस बोला जाता है। तो लेगुमिनस जो पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन विद्यमान होते हैं उनका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करके क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के द्वारा जो है पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर उर्वरक और खाद में अंतर क्या है यहाँ पर बताया गया है। उर्वरक क्या होता है? मानव निर्मित होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद को एक जगह पर बना सकते हैं, जैसे कोई गड्ढा ले लें, उसी में गोबर और पौधों के जो अवशेष हैं उसको इकट्ठा करके खाद बनाया जाता है। लेकिन उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, मतलब जो उसमें जैविक पदार्थ होते हैं वो मिट्टी को नहीं मिल पाता है। वो क्या करते हैं, जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म करते हैं और वो जल को प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। लेकिन जो खाद होते हैं, जैविक खाद, अगर उनकी तुलना हम उर्वरक से करें कि उसमें पादप पोषक जो होते हैं तो खाद में थोड़ा कम होता है। कम जो पोषक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। साढ़े उर्वरक एवं खाद। जैविक खाद, तो खाद के लाभ क्या होते हैं? जो जैविक खाद होते हैं उनके लाभ क्या होते हैं इसमें बताया गया है। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण क्या है आप देख सकते हैं। इससे क्या होती है? मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से क्या होती है? मिट्टी की जल धारण की क्षमता वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु का मतलब जो जैसे राइजोबियम आपने देखा, बैक्टीरिया राइजोबियम, तो उसकी संख्या में भी वृद्धि होती है खाद के डालने से। खाद के यही लाभ हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है।
तो ये लाभ है। अब आते हैं कि जब हम बो देते हैं फसल को तो फिर हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है, तो इसीलिए जल का उपयोग किया जाता है। जल का अवशोषण करते हैं पौधे, क्योंकि इसी के द्वारा पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं जल। तो पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके द्वारा खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण होता है। तो जल के माध्यम से जो खनिज पदार्थ होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है जल के माध्यम से, और यही जल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग भी लेते हैं। तो पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधे में क्या होता है? पौधे में 90% जल होता है। पौधे में कितना परसेंट जल होता है? 90%। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल की उपस्थिति में ही बीजों का अंकुरण संभव है। तो जल में घुले हुए पोषण, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, या फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि जल कितना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या होता है? अगर निश्चित अंतराल पर खेत को जल दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होता है, क्योंकि कुछ ऐसे फसल होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जैसे धान, और कुछ होते हैं बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। आपको पता होने पहले तो ज़्यादातर कुओं से होता था, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन जल स्रोतों से सिंचाई किया जाता है। आजकल जो है हैंडपम्प के माध्यम से जो है सिंचाई किया जाता है, बोरिंग के माध्यम से। तो पहले ये भी अपनाए जाते थे, कुओं से, नलकूप, तालाब, झील, अभी भी इनसे जो है सिंचाई किया जाता है, बांध से, नहरों से। तो ये सब जल स्रोतों से जो है किया जाता है। चेन पंप, ढकली, तो ये सभी पद्धतियां हैं जो पहले उपयोग किया जाता था। सिंचाई के पारंपरिक कुओं, झील, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पानी को निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता है। एक होता है चेन पंप, एक होता है ढेकली, फिर राहट। तो ये सभी जो है चित्र में दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब घिरने के माध्यम से, तो घिरने के माध्यम से जो है जल को कुएं से निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर चेन पंप दिया है, तो चेन पंप के माध्यम से जो है यहाँ से देख रहे हैं आप, पानी को यहाँ से लाया गया, फिर घिरनी के माध्यम चेन पंप के माध्यम से खेतों में पहुँचाया जा रहा है। तो यह है चेन पंप। फिर आता है ढकली। यहाँ पर कुएं से बाल्टी डालकर पानी निकालकर फिर खेतों में डाला जा रहा है। और क्या था एक, तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो पंप को चलाने के लिए चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे बायोगैस, डीजल, तो इन सब का उपयोग किया जाता है जल को खींचने के लिए।
तो सिंचाई की आधुनिक पद्धति आती हैं जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इनकी मुख्य विधियां हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं? छिड़काव तंत्र भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से भी किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर भूमि असमतल है तो वहाँ पर छिड़काव तंत्र के माध्यम से ही सिंचाई किया जाता है, ताकि जो जल है वो समान मात्रा में पौधों को पहुँच सके। तो जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाया जाता है, छिड़काव तंत्र द्वारा सिंचाई की जाती है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और नोजल के माध्यम से ही पानी का छिड़काव किया जाता है। या पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जो नोजल होता है वो ऊपरी सिरे पर जुड़ा होता है पाइप के। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे जैसे वर्षा हो रही हो। तो किस प्रकार छिड़काव करते हैं? इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार करते हैं जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती, कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती है और सीढ़ीदार नुमा खेती होती है वहाँ पर कॉफ़ी के लिए। तो वहाँ पर जब सिंचाई किया जाता है तो वैसे भी आप सोचेंगे कि अगर सिंचाई करेंगे तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बह जाएगा। जो ऊपर वाला सीढ़ी होगा उस पर पानी नहीं रुकेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है छिड़काव यंत्र सबसे अच्छा कारगर तरीका होता है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाया जाता है। अगला है इम्पॉर्टेंट सिंचाई का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि जल जो होता है किस रूप में गिरता है? बूंद बूंद के रूप में, और सीधे कहाँ गिरता है? पौधों की जड़ों में। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो सीधे जड़ों में गिरता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ड्रिप तंत्र, क्योंकि इसमें जल व्यर्थ नहीं जाता है। जितना जल की आवश्यकता होगी उसको जो है जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, एक बूंद भी इधर उधर नहीं जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो जहाँ पर जल की कमी है वहाँ के लिए एक वरदान के रूप में है। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला ये सिस्टम जो है वो वरदान स्वरूप है जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ये आप सिस्टम देख रहे हैं फिगर में, किस प्रकार जो है ड्रिप सिंचाई की जाती है। तो यहाँ से जो है कुएं से जल निकाल कर यहाँ पर पंप लगा हुआ है और पंप के माध्यम से ये पाइप में जाता है। पाइप से होते हुए ये पौधे की जो पौधे हैं, एक एक पौधों से जुड़ा होता है पाइप, और उसकी जड़ों तक वो पहुँचाता जाता है। तो इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप तंत्र बोलते हैं। अब बूझो और पहले निकट के गेहूं के खेत में गया और उन्होंने क्या देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो यही जो पौधे जिन फसलों को हम उगाते हैं उसके अलावा कोई पौधे अगर उगाते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खरपतवार। वो बिना मतलब के उग जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। उन्हीं को हम निकालना होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। इससे क्या होती है?
फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई करना। तो ये जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं आपको, निराई क्या होता है, जुताई क्या होता है, बुआई होता है क्या, तो ये सब जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई पूछ लिया निराई क्या होता है, तो खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं हम निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या करता है? जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये क्या करते हैं? जल का अवशोषण कर लेते हैं, पोषक पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, जगह भी घेरते हैं और सूर्य के प्रकाश को भी लेते हैं। इससे क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होने लगता है, उनके आसपास के जो पौधे होते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा होने लगता है। इससे क्या होता है कि बगल के जो फसल होती हैं जिनको खेत में उगाया गया है उनको सही रूप से जल, पोषण ये सब नहीं मिल पाता है। इसी वजह से खरपतवार को निकाल दिया जाता है खेतों से। इसी को क्या कहते हैं? निराई करना। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो कुछ खरपतवार कैसे होते हैं? कटाई में बाधा डालते हैं और मनुष्य पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को अनियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो अगर फसल को आपको उगाना है तो उससे पहले खेत को जोतने से जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ देना चाहिए और उनको हटा देना चाहिए। इससे फसल उगाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि जब वो खेत जोता जाता है तो वो उखड़ जाते हैं और वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण और बीज बनने से पहले का होता है। तो खरपतवार में पुष्पण और बीज न बनने पाए उससे पहले ही उसको हटा देना चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो निराई किसके सहायता से किया जाता है? खुरपी से या हैरो की सहायता से। तो कुछ रासायनिक के उपयोग से भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। तो रासायनिक उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी। जैसे एक इम्पॉर्टेंट खरपतवार नाशी है, इसका नाम याद रखना, 2,4-D। ये क्या है? ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2,4-D क्या है? कीटनाशी, खरपतवार नाशी और कई सारे विकल्प दे देंगे। तो क्या है वो? खरपतवार नाशी होता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र में कि ये किसान है, ये खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पण बीज नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रासायनिकों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो जब भी खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है तो अपने मुंह को, नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब आता है लास्ट में, जब फसल पक जाती है तो हमें कटाई करनी है। तो कैसे कटाई करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, किस उपकरण से करते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। सभी जानते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। तो ये काटने की जो प्रक्रिया है वो मशीनों से किया जाता है। अभी आप जानेंगे कि कौन कौन से मशीन का उपयोग किया जाता है।
एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो कोई भी अनाज हो, मिनिमम 3 महीने तो लगता ही है, तो 3 से 4 महीने लग जाता है फसल को पकने में। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। अब देख रहे हैं फिगर में, यही दरांती होता है। तो, तो जो छोटे मोटे खेत होते हैं, तो वो जो है फसल पकने के बाद अपने फसल को दरांती से ही काट लेते हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर खेती होता है तो उसको मशीनों द्वारा कटवाया जाता है, या एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर से क्या होता है, फसल की कटाई की जाती है। पहला चीज आप क्या जानेंगे कि हार्वेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फसल की कटाई के लिए। अब कटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करना होता है, तो इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग से क्या होता है, जो फसल काटी गई है उससे जो है बीजों को दानों को अलग करने के लिए जो उपकरण उपयोग होता है उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग में अंतर क्या है, हार्वेस्टर से केवल फसल को काटा जाता है, लेकिन थ्रेसिंग से क्या होता है, उस फसल से बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना होता है, तो वो होता है थ्रेसिंग। और यही कार्य हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंबाइन। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम कंबाइन रखा गया है। एक मशीन आता है कंबाइन, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों की प्रक्रिया होती है। तो यह कार्य जो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग होती है कंबाइन मशीन के द्वारा होती है। वह क्या करता है, फसल को काटता भी है और फसल से दानों को अलग भी करता है। तो कंबाइन के द्वारा भी कटाई की जाती है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो अभी हमने बताया कि फसल को काटना, काटने के बाद दानों को अलग करना, दोनों संयुक्त रूप से होता है कंबाइन में। तो छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर क्या करते हैं, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं। तो फटक कर अलग करना क्या कहलाता है, विनोइंग। क्या कहलाता है, तो फटक कर अलग करना विनोइंग। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं, उन्हें किसान क्या करते हैं, जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी रहता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे उपजाऊ शक्ति भी नष्ट होती है मिट्टी की, और आसपास के जो खेत होते हैं उनके भी जलने की संभावना बढ़ जाती है, और वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। फसल काटने के बाद जो छोटे छोटे तने बच जाते हैं खेतों में, उसको जला देते हैं किसान, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये विनोइंग मशीन है, फटकने वाली मशीन है, जिससे जो है भूसा अलग हो जाता है और दाने उसी में रह जाते हैं। कटाई पर्व, तो कहीं कहीं कटाई पर्व भी मनाया जाता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। इसी वजह से जो है कटाई पर्व कहीं कहीं मनाया जाता है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। बैसाखी पंजाब। होली, दिवाली, नवमियाँ, बिहू ये असम में, सबको पता है। बिहू में ये भी फसल पर्व है, तो असम में मनाया जाता है बिहू। पोंगल तमिलनाडु में। एक त्यौहार होता है केरल में, ओणम बोला बोला जाता है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है बैसाखी। और होली तो जानते ही हैं आप, दिवाली भी जानते हैं, नवान्या। तो ये सभी जो है फसल काटने के बाद मनाया जाता है। जब फसल पक जाते हैं तो उसके बाद काटा जाता है, फिर उसको ये पर्व मनाया जाता है। इसी को ये सब कौन से पर्व होते हैं, फसल पर्व।
मतलब कटाई पर्व होते हैं, कटाई के रूप में ये मनाए जाते हैं। मतलब जब फल को काटा जा फसल को काटा जाता है तभी। अब भंडारण कैसे होता है? तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उनमें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो इन चीज़ों से ही आप फसल को भंडारित कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों से बचा कर अगर रखेंगे फसल को, तभी फसल हमारा जो है अच्छे तरीके से रह सकता है। नमी नहीं होनी चाहिए, ना कोई कीट, ना कोई चूहा, ना कोई सूक्ष्म जीव होना चाहिए। इससे सुरक्षित रखना होगा हमें फसलों को, सॉरी, बीजों को या दानों को, जो फसल निकलेगा। तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो जो ताजे फसल होते हैं उनमें नमी होती है, तो इनमें थोड़ी देर के लिए जो है धूप में सुखाना होता है। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षित हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। भंडार गृह बोला जाता है। तो वहाँ पर जो है भंडारित किया जाता है बीजों को, साइलो या भंडार गृहों में भंडारित किया जाता है, जिससे उनको क्या हो, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां जो होती हैं घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो घरों में नीम की पत्तियां भी डाल देते हैं, उससे भी कीटों से सुरक्षा होता है। तो यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं, जैसे दूध, तो ये गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सबसे प्राप्त होता है। तो दूध बहुत सारे जंतुओं से प्राप्त होता है। तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली में कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मछली से जो कॉड लीवर मिलता है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। क्या होता है? ओमेगा 3, इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, ओमेगा 3 को। तो ये हमारी आँख के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए सलाह दी जाती है, डॉक्टर सलाह देते हैं जिनके आँख में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें सलाह देते हैं कि आप जो है मछली खाइए, जो मांसाहारी होते हैं उन्हीं को। तो आपने मछली के बारे में भी पढ़ लिया, इसमें कॉड लीवर तेल होता है, इससे विटामिन डी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मछली जो है सभी के लिए उपयोगी है।
अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? फसल। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक है रबी और दूसरा है खरीफ, और एक तीसरा भी होता है जिसको जायद बोलते हैं। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद अथवा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। और फसल को काटना हार्वेस्टिंग। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। तो ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, पशुपालन। तो इतना चीज़ हमने इस चैप्टर में जाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसी तरह हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इसी तरह जो है साइंस कक्षा 8 का जो सिलेबस है उसके आधार पर जो है चलता रहेगा, जो कि सीटेट जो उच्च प्राथमिक सेकंड पेपर होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो एनसीईआरटी के बेस पे ही पूछे जाते हैं। तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कक्षा 7 का हो, कक्षा 6 का हो, कक्षा 8 का हो। तो ध्यान से आप पढ़िए, नोट करिए जो आपको सही लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।